Today I deliver a lecture on the ring structure of carbohydrate, formation of ring structure, ionomer and mutarotation. बहुत बार AIPMT में या नीट में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके बारे में बहुत ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे टेक्स्ट बुक में यानी कि NCERT में है। तो यहाँ पे आज मैं आपको 3 टॉपिक यहाँ पे है, सब टॉपिक्स फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, एनोमर एंड म्यूटारोटेशन क्वेश्चन पूछ देता है और हम लोग क्या करते हैं कि केवल रट कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा समझने वाली चीज है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। तो आपने प्लेनर स्ट्रक्चर देखा था जिसमें मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाया था कि दिस वन इज द ग्लूकोज वेयर एल्डिहाइड ग्रुप। तो कोई भी हेक्सोज मॉलिक्यूल, हेक्सोज के पास आइदर एल्डिहाइड होगा जो मोनोसेक्राइड है या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो एल्डिहाइड है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। अगर OH फारदेस्ट कायरल सेंटर पे राइट हैंड साइड है तो दिस वन इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज है हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप also called aldose, and here another one is the ketone having the ketone group, and this one is called D-fructose। ये भी हेक्सोज है, इसका नाम हो गया फ्रक्टोज। तो ये क्या हुआ, ये कीटोज हुआ। तो आपको ये दो प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो सिंपल स्ट्रक्चर है, और जब ये सॉल्यूशन में रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि कायरल सेंटर कितने मिले थे, 1 2 3 और 4 कायरल सेंटर आपको मिल रहे थे। एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 4 कायरल सेंटर आपको मिल रहे थे। जब एल्डिहाइड रिएक्ट विद द OH ग्रुप ऑफ फारदेस्ट कायरल सेंटर, इससे रिएक्ट करता है और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। यहां देखिए रिंग स्ट्रक्चर बनने की प्रक्रिया में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये 5वां कार्बन है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये इससे रिएक्ट करता है एंड देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ वाटर। दिस वन इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 से रिएक्ट किया। यही कायरल सेंटर है सबसे दूर वाला, इससे रिएक्ट किया, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ, और एलिमिनेशन ऑफ वाटर होने के बाद ये आपका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ। तो ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, दैट 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पाइरेनोज। इस 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग पाइरेनोज कहते हैं। यहां पे देखिए दिस वन इज आल्सो कॉल्ड, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप से बन रहा है। अनदर वन इज द कीटोन। कीटोन जब फॉर्मेशन करेगा तो कीटोन का देखिए, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन जब 5th कार्बन से करेगा तो वो क्या होगा, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ पे आपका कीटोन इससे रिएक्ट कर रहा है। तो दिस वन इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5। तो 2 इज रिएक्टेड विद द 5। तो ये आपका 5 रिंग स्ट्रक्चर बना, और ये 5 रिंग स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूरोनोज। ये आपका फ्यूरोनोज। तो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग पाइरान कहते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग फ्यूरान कहते हैं। तो ये आपका कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। तो दिस वन इज, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप फॉर्मेशन होता है। तो जब भी आपका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा तो हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए हेमी एसिटल बन रहा है और यहाँ पे हेमी कीटल बन रहा है। हेमी एसिटल ग्रुप आने की वजह से या रिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से क्या चेंजेस आए, जो अब तक आपको इस स्ट्रक्चर में आपको अब तक 4 कायरल सेंटर मिल रहे थे, यहाँ पे 1 कायरल सेंटर इंक्रीज कर जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, पाइरेनोज, फ्यूरेनोज। तो यहाँ पे अब मैं इसको जरा कर देता हूं और इसके बारे में देखिए। तो ये आपको
रिंग स्ट्रक्चर बनने से यहां पे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा कायरल सेंटर का फॉर्मेशन। अब तक एक कायरल सेंटर नहीं था, डबल बॉन्ड होता, लेकिन जैसे ही इसने इसके साथ रिएक्ट किया और एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ, तो दिस कार्बन, देखिए एक H से सेटिस्फाइड है, दूसरा OH से सेटिस्फाइड है, तीसरे से एक अलग ग्रुप है, चौथे से एक अलग ग्रुप, तो एक एक्स्ट्रा कायरल सेंटर फॉर्मेशन हुआ। तो जब भी रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एक एक्स्ट्रा कायरल सेंटर का फॉर्मेशन होगा। तो एक्स्ट्रा कायरल सेंटर का जब भी फॉर्मेशन होगा तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म बढ़ेगी, स्टीरियोआइसोमर आएगा। ऐसे स्टीरियोआइसोमर को हम लोग एनोमर कहते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 इज कॉल्ड एनोमर, दिस वन इज कॉल्ड एनोमर। एक्स्ट्रा कायरल सेंटर आने से दो अलग अलग स्ट्रक्चर आएंगे। तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर वो कौन कौन से होंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। तो इस कार्बन को, जिस कार्बन ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और एक्स्ट्रा कायरल सेंटर फॉर्मेशन किया, इसको हम लोग एनोमर कहते हैं। और यहां एनोमर है, तो जब एनोमर का मतलब है हो गया एक्स्ट्रा कायरल सेंटर एट कार्बन नंबर 1, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहां पे क्या होगा, दो स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, वन इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज एंड अनदर वन इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। Because of the change of the orientation at carbon number 1, कि कार्बन नंबर 1 पे OH और H के ओरिएंटेशन में जब चेंज आता है तो उससे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों आइसोमर है। कौन से आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है। ऐसे फॉर्मेशन होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। और यही एनोमेरिक कार्बन रिंग स्ट्रक्चर में रिएक्शन को परफॉर्म करता है। यही रिड्यूसिंग सुगर, रिड्यूसिंग कार्बन यही है। जब ये कार्बन फ्री होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग ग्लूकोज है, और जब ये फ्री नहीं होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो एनोमेरिक कार्बन का फ्री होना बहुत जरूरी है उसके रिड्यूसिंग होने के लिए, बिकॉज इट इज रिएक्टिव मॉलिक्यूल। तो दिस एनोमेरिक कार्बन इज रिएक्टिव, जो कि आगे जब रिंग स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसके आगे अगर उसको कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करना है तो इसका फ्री होना बहुत जरूरी होता है, तभी ये दूसरे किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है या फिर उसको फेरिक में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम अभी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बारे में हम आपको, जब डाइसैकेराइड आएगा तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है जिसमें हम आपको स्ट्रक्चर बना के बताएंगे जो आपको कभी नहीं भूलेगा। हम लोग बार बार रट लेते हैं और रट कर एग्जाम में, हर एग्जाम में उसकी फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है, ये क्वेश्चन हर अल्टरनेटिव ईयर्स में आता ही आता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग शुगर कहने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए। तो एनोमेरिक कार्बन जो रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है और एक्स्ट्रा कायरल सेंटर ऐड कर रहा है, इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इसमें क्या डिफरेंस है, जब ये OH और ये OH एक ही प्लेन पे हो, या तो एक ही प्लेन पे हो, या हम ये कहें कि जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे हो तब इसको हम अल्फा कहते हैं, तब इसको हम अल्फा कहते हैं। तो आपको ये अल्फा दिख रहा है जहां पे OH एक तरफ है और H एक तरफ है। इसी कार्बन के ओरिएंटेशन में अगर आपको यहां पे हम चेंज दिखाते, दिस वन इज द कार्बन नंबर 1, H OH CH2OH H OH H H OH, और यहां पे ये कार्बन नंबर 1 पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर के प्लेन पे चला जाए तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे है क्योंकि ये डायगोनल है।
अपने आप को स्ट्रेच फॉर्मेशन में, स्ट्रेच फॉर्म में रखा हुआ है। तो ये दोनों डायगोनली हैं प्रेजेंट, तो स्ट्रेच फॉर्म में है। तो दिस वन इज कॉल्ड बीटा। और जब ये OH और ये OH एक ही प्लेन पे होते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं, ये क्या कर रहा है, एक प्लेन पे सिकुड़ा हुआ है, स्ट्रेच्ड नहीं है। तो ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, आपको कभी भी जब अभी पॉलीसेकेराइड हम आपको बताएंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज का क्या सिग्निफिकेंस है। अल्फा डी ग्लूकोज हमेशा स्टोरेज में काम आता है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, और जबकि बीटा डी ग्लूकोज एक स्ट्रेच्ड फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड है, तो वो हमेशा आपको क्या करेगा, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चर जब बनाना है, जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, वो क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्लांट के बाहर आपको जो स्ट्रक्चर दिखता है वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, सॉरी सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सके। और जब कोई चीज स्टोर होनी होती है तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहना होता है, तभी हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए वो क्या करता है, नेचर उसको अल्फा फॉर्म में रखता है। लेकिन अनदर फॉर्म, तो हमने आपको यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बता दिया, एनोमर बता दिया, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनाए। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आर इंटर कन्वर्टेबल इन solution, interconvertible, they are interconvertible in solution, तो इनका इंटर कन्वर्जन होता है कि अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म में, बीटा फॉर्म से अल्फा फॉर्म में। आप सोल्यूशन में अगर रिंग स्ट्रक्चर है आपका तो अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म, बीटा फॉर्म से अल्फा फॉर्म में बार बार इंटर कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये क्या होगा, दिस वन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, और इसको तब हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, ये म्यूटा रोटेशन। तो यहां पे हमने आपको बीटा डी ग्लूकोज बता दिया कि जब ये एक दूसरे के डायगोनल होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, जबकि अल्फा में आप देखेंगे ये आपका इस डिस्टेंस पे, तो ये कम डिस्टेंस पे है प्रेजेंट, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, तो ये स्टोरेज में काम आते हैं। और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड आपका क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लाइक सेलुलोज, लाइक काइटिन। तो बीटा हमेशा कभी भी आपसे पूछे तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। तो बीटा हमेशा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और अल्फा हमेशा आपको स्टोरेज में मिलेगा। तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में जब भी आप ऑप्शन देखिए अल्फा पे टिक करिए, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये पर्टिकुलर सब टॉपिक मैंने आज यहां पे खत्म कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, एनोमर एंड म्यूटा रोटेशन। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में बताएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स इस पे लिखिए, ताकि मुझे अगर कोई चीज और ऐड करनी हो या आपके कोई सजेशंस हो तो मैं उसे फॉलो कर सकूं।